बिटकॉइन का जो क्रैश है, काफ़ी मेजर क्रैश था बिटकॉइन का। व्हाट डज दिस से अबाउट द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इंडाइसेस एंड ग्लोबल मार्केट्स, राइट? तो बिटकॉइन $1,25,000 पे ट्रेड कर रहा था सितंबर, मिड सितंबर में कहीं ना कहीं 1,25,000 उसका ऑल टाइम हाई था। एंड पिछले 2 महीने में 1,25,000 से करीबन $1,00,000 भी एक तरह से तोड़कर नीचे गया। तो जो 200 डीएम है, जो सबसे क्रिटिकल एक तरह से मेट्रिक होता है किसी भी एसेट क्लास के लिए, चाहे फिर वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कोई भी एसेट क्लास हो, अगर 200 डीएमए का जो लेवल टूटता है तो एक साइन, एक अलार्म एक तरह से बजता है पूरी दुनिया में, या फिर जो लोग उस एक तरह से एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है। तो बिटकॉइन ने 200 डीएमए तोड़ा और $1,00,000 से नीचे ट्रेड करा था परसों के दिन पे। सो व्हाट डज दिस से अबाउट द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी, और why are we connecting Bitcoin with global liquidity and global markets as well, right? So before we come to that question, there are three things very clear one needs to understand about Bitcoin. एक तो Bitcoin is a high risk on asset, मतलब in the hierarchy of assets, तो अगर हम FD जो सबसे least risky asset है, Bitcoin is the riskiest asset. Bitcoin followed by S&P 500, these are the riskiest asset classes that people invested. तो ये high risk on asset है सबसे पहली बात, right? Second thing, Bitcoin is a leading indicator for other asset classes. तो अगर Bitcoin correct होगा तो फिर S&P 500 भी correct होगा, जो correct हुआ है पिछले हफ्ते में, राइट? अगर बिटकॉइन करेक्ट होगा तो रसल 2000 भी करेक्ट होगा, तो रसल 2000 वहां का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो बिटकॉइन इज अ लीडिंग इंडिकेटर फॉर ऑल द अदर रिस्की एसेट्स इन द ग्लोबल मार्केट्स, राइट? ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज़ है, बिटकॉइन इज़ वेरी सेंसिटिव टू द लेवल ऑफ लिक्विडिटी इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो अगर बिटकॉइन को लगता है, या बिटकॉइन को लगता है कि लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, और अगर बिटकॉइन के प्राइस को लगता है कि बिटकॉइन को लगता है कि लिक्विडिटी घटने वाली है, तो एक तरह से बिटकॉइन का प्राइस नीचे आता है। तो भले फेडरल रिजर्व ने, जेरम पॉवेल ने रेट कट्स किए थे मिड अक्टूबर में, बट द गाइडेंस विच ही गेव फॉर डिसंबर वॉज वेरी नेगेटिव। तो आप समझ के लीजिए, जैसे एक कॉन कॉल में एक मैनेजमेंट आके बोलता है कि H1 में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्टॉक प्राइस H1 में ऊपर गया, बट H2 में हमारा बहुत ठंडा रहने वाला है। तो फट से अगर आप देखोगे उसी वक्त पे स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है, राइट? तो इट इज वेरी सेंसिटिव टू द परसेप्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द ग्लोबल मार्केट्स, राइट? तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के बारे में समझने के लिए, राइट? नाउ व्हाई डिड बिटकॉइन प्राइसेस करेक्ट, राइट? तो क्यों सेलिंग हुई बिटकॉइन में, राइट? सो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी और 3 सोर्सेज ऑफ कैपिटल कमिंग इनटू बिटकॉइन। एक तो जैसे स्टॉक मार्केट्स में होता है, आपके एफएनओ ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एक तरह से ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक तरह से अपने पोजीशंस बेच दिए, तो जो लेवरेज्ड कैपिटल है, जो टेम्पररी कैपिटल है, वो एक तरह से बिटकॉइन से निकल गया, उसकी वजह से ये मेजर क्रैश आया। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जैसे हम स्टॉक मार्केट्स में अपनी डिलीवरी ट्रेड्स लेते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं, हम डिलीवरी ट्रेड्स लेते हैं, वैसे बिटकॉइन में ETFs के फ्लोज आते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स एक तरह से पोजीशंस लेते हैं, और वो लॉन्ग टर्म होता है। तो उसमें थोड़ा आपको मीडियम इन्फ्लोज दिखे, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे टॉप क्लास, मतलब बहुत जबरदस्त इन्फ्लोज नहीं दिखे, काफ़ी मीडियम इन्फ्लोज दिखे, राइट? तो ये लॉन्ग टर्म एक तरह से कैपिटल होता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूएस में हुई है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में हुई है, वो है ट्रेजरी कंपनीज की। ट्रेजरी कंपनीज क्या होता है, थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं जॉब में हूँ और मेरी सैलरी जो है हर साल 8% से इंक्रीज होती है, मतलब हाइक मुझे कंपनी 8% की देती है, और मान के चलिए इन्फ्लेशन भी करीबन 8% है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे हाइक मिलता है वो इन्फ्लेशन से ऑफसेट हो जाता है, तो मैं जहां पे हूं वहीं पे आ जाता हूं। बट फिर मैं क्या सोचता हूं कि यार मैं एक तरह से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करूंगा और मैं कुछ स्टॉक्स खरीदता हूं जिसमें मुझे 25% का गेन होता है, राइट? तो मेरा जो सैलरी इंक्रीज हुआ, जो ऑफसेट हुआ इन्फ्लेशन से, वो तो जीरो हो गया, बट मुझे 25% से मेरा गेन इंक्रीज हुआ, मतलब मेरा वेल्थ मान के चलिए अब 25% से इंक्रीज हुआ, राइट? सिमिलरली यूएस में से कुछ कंपनीज है, बहुत सारे तो नहीं है, अभी बहुत सारे बनने वाले हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, या जिनके सेल्स ग्रोथ करीबन 8% 10% का होता है, राइट? तो वो लोग बोलते हैं कि यार 8% 10% का सेल्स ग्रोथ है, बट हम लोग हमारे बैलेंस शीट पर बिटकॉइन ले लेते हैं, और बिटकॉइन में अप्रिसिएशन 25% का होता है। तो कहीं ना कहीं उनका अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 10% या 20% से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक एसेट क्लास जो वो लोग बहुत ज़्यादा अपने बैलेंस शीट पे होल्ड करते हैं, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी एक कंपनी है, द फर्स्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनी, जिसने ये एक तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई, और माइक्रो स्ट्रैटेजी का प्राइस, आई थिंक स्टॉक प्राइस पिछले 1-1.5 साल में करीबन 8 गुना 7 गुना ऊपर गया, राइट? तो अभी और बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे इथेरियम है या फिर सोलाना है, उनमें एक तरह से ट्रेजरी कंपनीज बन रहे हैं। तो ट्रेजरी कंपनीज जब किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो कहने का अर्थ ये है कि ETFs जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से आता है, ट्रेजरी कंपनीज किसी भी क्रिप्टो में जब इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडर्स है वो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म टेम्पररी कैपिटल निकल गया है, इसलिए बिटकॉइन का प्राइस एक तरह से बॉटम आउट हो रहा है, और जब धीरे धीरे नया एक तरह से पोजीशंस लिए जाएंगे ट्रेडर्स के, ETFs के, या फिर लेट्स से ट्रेजरी कंपनी से, तो फिर से बिटकॉइन एक तरह से धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू होगा। सिमिलरली बिटकॉइन का पाथ देखिए, अगर आप देखोगे S&P 500, जिसकी करीबन 3-3.5 साल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी, वो भी थोड़ा करेक्ट हुआ, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल फॉलो बिटकॉइंस फुटस्टेप्स, एंड पीपल विल स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस इन S&P 500 or for that matter Russell 2000.